So, this is lecture number 8 of modern physics. Lecture 8 of modern physics. Modern physics. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 7 तक हमने जो हमारा मैटर वेव्स है वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। लेक्चर 8 से हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक न्यूक्लियस को हम फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है x, तो इस एलिमेंट के न्यूक्लियस को हम डिनोट करते हैं x जेड ए, ऐसे डिनोट करते हैं। जहाँ पे जो जेड है दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको हम एनपी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ए को बोलते हैं मास नंबर, क्या बुलाते हैं? मास नंबर, या इसको हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन भी बुलाते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन भी बुलाते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन भी बुलाते हैं। तो जेड क्या है? एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन एनपी से बुलाते हैं। ए क्या है? मास नंबर या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन भी बुलाते हैं ए को। और एक टर्म होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन का कितना नंबर है, तो वो होता है ए माइनस जेड, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास एक एग्जाम्पल दिया 6C12, ये आपके पास एग्जाम्पल है 6C12। इसमें से पूछा आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। आपको बोला कि 6C12 का एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। तो देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो जेड के बराबर होता है, तो वो तो हो गया 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जेड, तो ये भी हो गया 6। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा 0, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की बात कर रहा है, एटम की बात तो कर नहीं रहा है। और न्यूक्लियस में कहाँ का इलेक्ट्रॉन? न्यूक्लियस में कैसा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन तो एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, इसलिए आंसर 0, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो साइज ऑफ न्यूक्लियस हम कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन को यूज करके, है ना। इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन को यूज करके हम जो न्यूक्लियस का मेजरमेंट है, न्यूक्लियस के साइज का मेजरमेंट है, वो करते हैं। अल्फा पार्टिकल को यूज करके नहीं करते। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को यूज करके न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस का जो साइज का मेजरमेंट है, उसको इलेक्ट्रॉन को यूज करके करते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया पहला पॉइंट, तो पहले इसको लिख लेते हैं। सो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है, मेजरमेंट ऑफ साइज इज प्रैक्टिकली परफॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन नॉट अल्फा पार्टिकल, तो ये याद रखिएगा। और ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है इसको, है ना, इसको देख लीजिए। अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस का रेडियस कैसे डिफाइन करते हैं, कि न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, ये सब जो है न्यूक्लियस का जितना भी प्रॉपर्टी है, इन सब प्रॉपर्टी को रदरफोर्ड ने समझाया था। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1927 के आसपास, तो रदरफोर्ड के ही द्वारा दिया गया सारा प्रॉपर्टीज है। तो हम पहले पढ़ेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। सो पहला हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो देखिए, जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो न्यूक्लियस के मास नंबर का क्यूब रूट होता है, यानी कि 1/3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ऑफ दिस न्यूक्लियस टू द पावर 1/3, ये होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, अगर आप
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, जहाँ पर ए क्या है, एटॉमिक मास ऑफ दैट न्यूक्लियस, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अच्छा, आर नॉट को बोलते हैं न्यूक्लियर कांस्टेंट, रदरफोर्ड कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 1.2 फर्मी, या 1.2 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, अगर एक न्यूक्लियस का एटॉमिक मास बढ़ेगा तो उस न्यूक्लियस का रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं न्यूक्लियस का। देखिए, वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, दैट इज 4/3 पाई आर क्यू मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, ध्यान से सुनिए, जो न्यूक्लियस है आपके पास, जो एटम में न्यूक्लियस ऐसे डिनोट करते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और ये प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के पूरे अंदर में फैला होता है, तो जब भी एक स्फीयर के अंदर चार्ज पार्टिकल फैला होता है तो इस स्फीयर को बुलाते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सिमिलरली जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो पूरा फैला हुआ है, तो जो न्यूक्लियस है इसको भी हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, वॉल्यूम लिखिए, तो आर एन तो यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, आर एन इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यहाँ से आ जाएगा 4/3 पाई आर नॉट ए की पावर 1/3 टू द पावर क्यू, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आ गया 4/3 पाई आर नॉट का क्यू इंटू ए। तो अब ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/q, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप एक एटम का, एक न्यूक्लियस का एटॉमिक मास बढ़ाते हैं तो उसका रेडियस बढ़ता है, और एटॉमिक मास बढ़ाते हैं उस न्यूक्लियस का तो उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ता है। तो इन सब को लिख लेते हैं। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, और हमने ये तो बात ही कर लिया कि न्यूक्लियस कंसीडर्ड एज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को न्यूक्लियर कांस्टेंट या रदरफोर्ड कांस्टेंट कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 1.2 फर्मी या 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऐसे लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, जो एटम का रेडियस होता है, एटम की अब बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की नहीं, तो एटम का रेडियस जो होता है वो एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है, यानी 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में। और अभी हमने बात किया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो फर्मी रेंज में होता है, यानी 10⁻⁻15 के रेंज में। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? अब आप वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ एटम होगा 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, या कभी कभी 10⁻14 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये रेंज आप याद रखिएगा। तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जहाँ पे ए होता है एटॉमिक मास ऑफ दैट न्यूक्लियस, तो इस पर अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रेडियस ऑफ मास नंबर 2 न्यूक्लियस इज 1.5 फेम्टोमीटर, यानी कि कोई एक न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक मास 2 है और उसका जो रेडियस है वो है 1.5 फर्मी मीटर। तो फाइंड आउट रेडियस ऑफ मास नंबर 54 न्यूक्लियस। तो आपको बोला कि आपको मास नंबर बताना है उस एटम का, उस न्यूक्लियस का जिसका मास नंबर, जिसका रेडियस बताना है, जिसका मास नंबर है 54। तो आपको पता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, आर कांस्टेंट, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। अब दोनों रेशियो निकालना है, आंसर आएगा, बस सिंपल सा खेल है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियन। अच्छा, न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियन का मतलब एटॉमिक मास ही होता है, ये याद रखिएगा। मैंने
पहले भी बात किया था इससे पहले। नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब एटॉमिक मास ही है, तो एटॉमिक मास पूछ रहा है, फाइंड एटॉमिक मास इन ए न्यूक्लियस हुज रेडियस इज ट्वाइस ऑफ मास नंबर 2। यानी कि अगर पहले वाले न्यूक्लियस का एटॉमिक मास 2 था, उसका रेडियस मान लेते हैं r, तो अब मास नंबर पूछ रहा है कब, जब उसका रेडियस हो गया 2r। तो आपको पता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AQ, या ऐसे लिख सकते हैं AQ, A इज एटॉमिक मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। तो A2/A1 लगाए, R2/R1 लगाए, दोनों का वैल्यू दिया है, आंसर आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A इनिशियली प्रेजेंट एट रेस, यानी कि ये न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर A दिया था, इनिशियली प्रेजेंट एट रेस मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड सडनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, अचानक से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इन दोनों पार्ट का जो रेशियो ऑफ इट्स स्पीड है, 2 पार्ट्स का जो रेशियो ऑफ इट्स स्पीड है वो है 1:8। तो V1 और V2 का जो रेशियो है, V1/V2 का जो रेशियो है वो 1/8 है। तो पूछा रेशियो ऑफ इट्स साइज, मतलब इन दोनों का साइज पूछ रहा है। तो इनिशियली जो है न्यूक्लियस वो रेस्ट पे था जिसका मास नंबर A है, फिर वो अचानक से फट करके 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, दोनों का स्पीड का रेशियो हमें गिवन है और दोनों का रेशियो पूछता है उसके साइज का। तो देखिए इसमें पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट लगाइए कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, अपने आप फट रहा है, तो F एक्सटर्नल जो है वो 0 है, और अगर F एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम सेम होगा, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल 0 था क्योंकि वेलोसिटी 0 है, और P फाइनल मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास हो गया एटॉमिक मास और वेलोसिटी, तो A1V1 प्लस A2V2 दोनों का लगा दिए। इसका मान लीजिए एटॉमिक मास A1, इसका मान लीजिए एटॉमिक मास A2, तो A1V1 प्लस A2V2, इसको इधर लेके आइए, और A1/A2 कितना हो जाएगा -V2/V1, मॉड लेंगे तो A1/A2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा V2/V1। अच्छा, V1/V2 आपको दिया था 1/8, तो V2/V1 क्या लिख सकते हैं 8/1। अच्छा, अब आप फॉर्मूला लगाइए, रेडियस जो है न्यूक्लियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास टू द पावर 1/3, तो R1/R2 इक्वल टू A1/A2 टू द पावर 1/3। अच्छा देखिए A1/A2 V2/V1 के बराबर है जो कि 8/1 है, तो यहाँ डालेंगे तो जो रेशियो है इस साइज का वो आ जाएगा। सो सिंपल। अब हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस कि एक न्यूक्लियस, एक एटम में जो न्यूक्लियस है उसका कितना मास है। अच्छा ध्यान से देखिए, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिला करके बुलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो ध्यान से देखिए, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस न्यूक्लियस का जो मास होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, क्या वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स ही तो न्यूक्लियस बना रहा है, तो जो न्यूक्लियंस का मास होगा वही मास ऑफ न्यूक्लियस होगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियंस किसके किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू जितने भी मास होंगे प्रोटॉन का प्लस जितने भी मास होंगे न्यूट्रॉन का, ऐसा बुला सकते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या एक ही प्रोटॉन होगा? क्या एक ही न्यूट्रॉन होगा? क्या नहीं, इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? जेड प्रोटॉन होंगे, क्योंकि आप ऐसे ही तो बात करते हैं कि प्रोटॉन जेड से डिनोट करते हैं, तो एक न्यूक्लियस में जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और A माइनस जेड होता है न्यूट्रॉन, तो A माइनस जेड होगा न्यूट्रॉन। तो देखिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एक न्यूक्लियस में जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और उन सारे प्रोटॉन में, और एक प्रोटॉन का मास है मास ऑफ प्रोटॉन, MP लिखते हैं, तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कितने न्यूट्रॉन होंगे एक न्यूक्लियस में? A माइनस जेड, तो A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये भी आपको याद रखना है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.007 AMU, और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.008 AMU। अच्छा AMU क्या होता है?
उसका थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एएमयू कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए एएमयू को कैसे डिफाइन करते हैं। एएमयू को डिफाइन करते हैं कि हम बोलते हैं कि आप क्या करिए, जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसके एक एटम का आप मास लीजिए और उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम ऐसा बोलते हैं 1 एमयू इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। अच्छा ध्यान से सुनिए, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन एटम क्या होता है 12, तो ऑलरेडी 1/12 से डिवाइड करें तो 12 खत्म, तो 1 एमयू आ गया 1/Na ग्राम। और Na होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 इतना करिएगा तो आपको 1 एमयू का वैल्यू आ जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा वापस उस पर आते हैं। सुनिए, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.007 एमयू और मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि देखिए डबल डेसिमल में 0 जा रहा है। और क्या इसको हम 1 एमयू लिख सकते हैं क्या 1 एमयू, क्योंकि दोनों का लगभग 1 है तो हम 1 एमयू के बराबर लिख दीजिए। तो यहाँ से हम मास ऑफ न्यूक्लियस लिख सकते हैं, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन लिखिए। तो देखिए, तो यहाँ से मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा कितना, Z से Z खत्म, तो ये आ जाएगा, ये A से मल्टीप्लाई होगा तो A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि Z से Z खत्म हो जाएगा। आप जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो Z से Z खत्म हो जाएगा, ये बचेगा A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। और अब मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो AMU 1 AMU के बराबर है, तो हम मास ऑफ न्यूक्लियस को ऐसे भी तो लिख सकते हैं AMU। अरे ये तो हम बहुत पहले से पढ़ के आते हैं। कैसे? मान लीजिए जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस यानी 2He4 लिखते हैं। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना लिखते हैं 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 4 MP लिखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की टर्म्स में, तो वो तो पहले से ही लिख के आ रहे हैं। देखिए समझ में आया। तो ये था मास ऑफ न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखिए डेंसिटी होता है मास ऑफ ऑन वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस विल बी मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा मास ऑफ न्यूक्लियस अभी हम पढ़ के आए हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस होता था AMP या AMU, तो AMP या AMU लिख दिए। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लिख सकते हैं 4/3 पाई RQ, ये पढ़ के आए हैं अपन पढ़ के आए हैं, तो 4/3 पाई R0Q इंटू A, तो A से A खत्म। तो अब ध्यान से देखिए, ये 3 ऊपर जाएगा तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 4/4 पाई R0Q। देखिए ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सबका वैल्यू डालिएगा तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आएगा 2.1 इंटू 10⁻7 kg/m³। तो जितने भी न्यूक्लियस हैं दुनिया में, जितने भी एटम के न्यूक्लियस हैं, सबका डेंसिटी फिक्स है, वो इतना ही आएगा। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डू नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस सभी एटम के न्यूक्लियस का सेम होगा और वो होगा 2.1 इंटू 10⁻17 kg/m³। तो हम एक नोट डाल के लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया था, आपको पता है E = mc²। देखिए दुनिया में जब कोई एक मास बनता है, कोई पार्टिकल में मास बनता है, तो उस समय एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो एक जब मास बनता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, और जब एक मास डिस्ट्रॉय होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो ये जो m है, m ये बताता है कि मास का वो पार्ट जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो m को बोलते हैं पार्ट ऑफ मास
part of mass which is converted to energy, which is converted to energy, converted to energy। और E क्या होता है? E होता है जो रिलीज्ड एनर्जी है जो मास से रिलेटेड है। तो एनर्जी रिलेटेड टू मास बोलते हैं, रिलेटेड टू मास, एनर्जी रिलेटेड टू मास। अच्छा, मान लीजिए कहीं पे एनर्जी रिलीज होता है, कहीं पे एनर्जी रिलीज होता है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे मास डिक्रीज किया है। फॉर एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय एनर्जी रिलीज होता है हमारे बॉडी से, यानी कि हमारे बॉडी से मास डिक्रीज हो रहा है। और कहीं पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि मास वहाँ इंक्रीज करेगा, मास वहाँ इंक्रीज करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी होता है mc²। अच्छा, जुगाड़ है एक, क्योंकि c कांस्टेंट है। अगर आप मास को केजी में लेते हैं तो एनर्जी अगर आपको जूल में चाहिए, एनर्जी अगर आपको जूल में चाहिए तो मास को आप केजी में लीजिएगा, मास को आप केजी में लीजिएगा और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9 × 10⁻16 से, तो आपका एनर्जी आ जाएगा जूल में। ठीक है। लेकिन अगर आपको एनर्जी चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप जब मास यहाँ रखिएगा तो वो मास रखिएगा AMU में और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 931 से, तो आपको एनर्जी मिलेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। इसी का आप उल्टा सोचिए, इसी का आप उल्टा सोचिए। मान लीजिए आपको मास निकालना है केजी में, ठीक है, मास निकालना है केजी में और आपको एनर्जी दिया है जूल में, तो आप क्या करिएगा 9 × 10⁻16 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको मास मिल जाएगा केजी में। लेकिन अगर आपको मास निकालना है AMU में, मास निकालना है AMU में और आपको एनर्जी दिया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्वेश्चन में, तो आप इसको 931 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको मास मिल जाएगा AMU में। तो ये है जुगाड़। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब घर में बिजली आता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि कभी 200 यूनिट बिजली का बिल आया है, कभी 300 यूनिट। तो एक यूनिट क्या होता है ये हम समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो एक यूनिट होता है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो बराबर होता है 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से देखिए 1 किलोवाट आवर को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए किलो होता है 10⁻3, वॉट को लिखते हैं जूल पर सेकेंड में, क्योंकि पावर का यूनिट होता है वॉट और वॉट होता है जूल पर सेकेंड में। और एक घंटे में, एक आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड। तो देखिए सेकेंड से सेकेंड खत्म, तो 1 किलोवाट आवर आ गया 36, ये आ जाएगा 3.6 इंटू 2 3 5 1 0 यहाँ से, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो यानी कि 1 किलोवाट आवर ही एक यूनिट है और उसमें इतना जूल होते हैं। तो मान लीजिए आपके घर में 200 यूनिट का बिजली बिल आया, तो 200 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना जूल एनर्जी आपने कंज्यूम किया। तो एक ये हो गया। कुछ और यूनिट है, ध्यान से देखिए। 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻−90 जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। वेरी इंपॉर्टेंट, मेगा होता है 10⁻13 और 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल। ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन देखिए, पहले तो ये नोट देखिए। नोट क्या कहता है? इफ सिस्टम रिलीज एनर्जी, सिस्टम ने एनर्जी रिलीज किया तो इट्स मास विल डिक्रीज एंड व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब्स एनर्जी इट मास विल इंक्रीज। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड आउट एनर्जी रिलेटेड टू मास इफ मास ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस 2 ग्राम। अच्छा, एनर्जी निकालना है मास से रिलेटेड। तो देखिए एनर्जी निकालना है और मास आपको दिया है सिस्टम में 2 ग्राम। पहले तो देखिए सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम इंक्रीज कर रहा है। मास ऑफ सिस्टम कब इंक्रीज करेगा? जब सिस्टम एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए मास केजी में अगर डालिएगा
एनर्जी जूल में आएगा और सी को हमको 9 इंटू 10⁻6 लेना, अभी हम बात करके आए हैं। तो इसको 2 ग्राम को पहले आप केजी में कन्वर्ट करिए, तो 2 इंटू 10⁻³ kg इंटू 9 इंटू 10⁻16 जूल, तो एनर्जी आ जाएगा आपका जूल में। पर क्वेश्चन में पूछता है किलोवाट में बताइए, तो देखिए 1 किलोवाट होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो इतना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट। इतना जूल कितना होगा, 3.6 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज 0.5 AMU। तो जब भी AMU में मास देता है तो यहाँ पे C की जगह 931 लेते हैं। तो देखिए मास दिया है AMU में 0.5, तो C² के जगह पे हम लेंगे 931, तो एनर्जी आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है फाइंड आउट मास रिलेटेड टू एनर्जी, पिछले में था एनर्जी रिलेटेड टू मास। अच्छा, इसमें देखिए रिलीज एनर्जी इज इतना। एनर्जी जब रिलीज होता है, जब एक सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तो उसका मास डिक्रीज करता है। तो बोला मास बताइए जब सिस्टम रिलीज करता है इतना किलोवाट आर, तो देखिए एनर्जी रिलीज कितना है, इतना, ठीक है। पहले तो हम किलोवाट आर को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई किए। अब होता है मास अपॉन एनर्जी रिलीज अपॉन C², क्योंकि E होता है mc²। तो देखिए रिलीज एनर्जी जो है जूल में है, तो C² को हम 9 ले गए, तब जो मास आएगा kg में। तो देखिए मास इतना डिक्रीज करेगा क्योंकि सिस्टम एनर्जी रिलीज किया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है एब्जॉर्ब एनर्जी, जब भी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है एनर्जी तो मास इंक्रीज करता है। तो देखिए एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कितना है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मास एनर्जी होता है mc², और मास लिखेंगे एनर्जी जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो नीचे वो 931 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा AMU में, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहा है, रिलीज एनर्जी पर फ्यूजन इज 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फाइंड आउट पावर डेवलप्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर, पावर डेवलप पूछा है कब, 10⁻13 फ्यूजन पर सेकेंड परफॉर्म्ड इन द रिएक्टर। दूसरा 10 kg फ्यूल कंज्यूम्ड पर डे इफ 92 यूरेनियम 235 यूज्ड एज अ फ्यूल। अच्छा ध्यान से सुनिए, बोला कि न्यूक्लियर रिएक्टर में रिलीज एनर्जी पर फ्यूजन है 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यानी कि एनर्जी जो रिलीज्ड है ये पर फ्यूजन है वो है 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, आपसे पावर पूछा है ना, फाइंड आउट पावर डेवलप, तो पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होता है, पर इसमें कितना फ्यूजन हो रहा है, n टाइम्स फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे पावर को लिखेंगे n इंटू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अब आप देखिए n क्या है, नंबर ऑफ फ्यूजन, कितना फ्यूजन हो रहा है, तो पावर को ऐसे लिख सकते हैं n/t एनर्जी, n/t क्या है, नंबर ऑफ फ्यूजन टेकिंग पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फ्यूजन टेकिंग पर यूनिट टाइम। तो देखिए यहाँ कितना फ्यूजन हो रहा है, 10⁻13 फ्यूजन पर सेकेंड, तो ये जो n/t है ये इसका वैल्यू दिया है 10⁻13, डन। तो देखिए पावर निकाल लेंगे पहले क्वेश्चन के लिए, 10⁻13 फ्यूजन पर सेकेंड, और आपको एनर्जी रिलीज दिया है 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 × 10⁻13, तो आंसर आ जाएगा जूल में, तो पावर आ जाएगा इतना वॉट में। फिर नेक्स्ट पूछा आपसे कि 10 kg फ्यूल कंज्यूम्ड पर डे इफ 92 यूरेनियम 235 यूज्ड एज अ फ्यूल। अच्छा, इसमें पावर पूछा है तो पावर का एक ही फॉर्मूला है, फ्यूजन टेकिंग पर यूनिट टाइम इनटू एनर्जी। देखिए एनर्जी रिलीज आपको निकालना है, एनर्जी रिलीज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको निकालना है फ्यूजन कितना हो रहा है कि 10 फ्यूजन कितना होगा पर सेकेंड अगर 10 kg फ्यूल हम कंज्यूम कर रहे हैं पर डे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम यूरेनियम 92-235 की बात करते हैं तो 1 मोल अगर हम इसका ले रहे हैं यूरेनियम का, 1 मोल ले रहे हैं यूरेनियम का अगर 1 मोल ले रहे हैं यूरेनियम का, तो 1 मोल में कितना ग्राम होगा यूरेनियम का, एक एटम में 1 मोल में 235 ग्राम, जिसको Na बुलाते हैं।
तो अब देखिए 235 ग्राम में Na है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, Na अपॉन 235, 1 ग्राम में इतना है। तो आपको दिया है क्वेश्चन में 10 kg, तो 10 kg मतलब 10 इंटू 10⁻³ ग्राम में कितना होगा, Na अपॉन 235 इंटू 10⁻⁴। तो यही तो नंबर ऑफ फ्यूजन निकल गया, ये नंबर ऑफ फ्यूजन निकल गया। तो n का वैल्यू आ गया और आपको बोला है एक दिन में, तो टाइम निकाल लीजिए, एक दिन में कितना सेकंड, 86400 सेकंड। तो देखिए क्या होगा आंसर। सो पावर हमने निकाला था नंबर ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टाइम इनटू एनर्जी। नंबर ऑफ फ्यूजन कैसे निकालेंगे, 1 मोल यूरेनियम में 235 ग्राम होता है जो Na के बराबर है, तो 1 ग्राम हो गया Na अपॉन 235, 10 kg मतलब 10⁴ ग्राम, तो यहाँ से फ्यूजन निकल गया। और टाइम वो एक दिन पूछा है, तो एक दिन में 86,400 सेकेंड होता है, इसको यहाँ डालेंगे, एनर्जी रिलीज पहले से क्वेश्चन में दे रखा है तो आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें बोला है इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर रिलीज एनर्जी पर फ्यूजन इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोला, रिलीज एनर्जी पर फ्यूजन इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपको बता दूं कि ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन याद करेंगे तभी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बोला न्यूक्लियर रिएक्टर में रिलीज एनर्जी पर फ्यूजन इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज 1 किलोवाट इफ uranium 92-235 used as a fuel, then find out fusion rate and mass consumption rate। ये दोनों पूछा है, फ्यूजन रेट और मास कंजम्पशन रेट। अच्छा देखिए, पर फ्यूजन जो एनर्जी रिलीज है वो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर दे रखा है 1 किलोवाट दे रखा है। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टाइम इनटू एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ से N/T निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा, पावर अपॉन एनर्जी। पावर आपको दिया है 1 किलोवाट और एनर्जी रिलीज्ड है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किलोवाट को जूल में कन्वर्ट करिए तो ये आ जाएगा 10⁻3, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करिए तो नंबर ऑफ फ्यूजन पर यूनिट टाइम आ गया 3.1 इंटू 10⁻13 फ्यूजन पर सेकेंड। तो दिस इज फ्यूजन रेट, N/T को बोलते हैं फ्यूजन रेट। तो आप ये याद रखिएगा, अगर आपको बोल दे किसी क्वेश्चन में कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर का जो पावर है वो है 1 किलोवाट और उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है पर फ्यूजन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और या आपको ये बोल दे, एनर्जी लिख दे या आपको ये बोल दिए कि यूरेनियम 92-235 यूज हो रहा है, तो आप याद रखिएगा कि उसमें जो फ्यूजन रेट होता है वो होता है 3.1 इंटू 10⁻13 फ्यूजन पर सेकेंड। अगर आपने ये याद कर लिया तो मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि पावर है 100 किलोवाट। तो देखिए 1 किलोवाट अगर पावर है तो इतना फ्यूजन रेट है, 100 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सो सिंपल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, मास कंजम्पशन रेट, कि अगर इस न्यूक्लियर रिएक्टर का पावर 1 किलोवाट है, एनर्जी इसमें रिलीज हो रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या यूरेनियम 92-235 यूज किया, तो बताइए इसमें मास कंजम्पशन रेट कितना है, कितना मास कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है इसमें। देखिए वो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर एक फ्यूजन है तो उसमें 235 AMU मास खर्च होता है एक फ्यूजन में, तो 1 फ्यूजन पर सेकेंड की बात करते हैं तो 235 AMU पर सेकेंड। अच्छा कितना फ्यूजन हो रहा है पर सेकेंड, इतना फ्यूजन हो रहा है पर सेकेंड, तो एक फ्यूजन में इतना, इतने फ्यूजन में कितना, इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना, तो AMU को आप kg में रखिए, 235 इंटू इतना, तो ये आ गया आपका मास कंजम्पशन रेट। दिस इज मास कंजम्पशन रेट, मास कंजम्पशन रेट। तो आप ये भी याद करिएगा कि अगर एक न्यूक्लियर रिएक्टर का पावर 1 किलोवाट है, एनर्जी रिलीज हो रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या यूं बोल दिए कि उसमें यूरेनियम 92-235 यूज हो रहा है, तो फ्यूजन रेट
3.1 इंटू 10⁻13 फ्यूजन पर सेकेंड। मास कंजम्पशन रेट 12 इंटू 10⁻−12 kg पर सेकेंड। तो एक हम टेबल बना लेते हैं। सो ये है टेबल कि पावर 1 किलोवाट है, वैलिड ओनली इफ पर फ्यूजन रिलीज एनर्जी इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फ्यूल इज यूरेनियम 92-235। तो 1 किलोवाट पावर के लिए जो फ्यूजन रेट होता है वो होता है 3.1 इंटू 10⁻13 फ्यूजन पर सेकेंड एंड मास कंजम्पशन रेट होता है 12 इंटू 10⁻−12 kg पर सेकेंड। अच्छा, अब इसके बेस क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को इसमें यूज करेंगे, क्वेश्चन में कैसे इसको यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला कि इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ कैपेसिटी 200 मेगावाट। अच्छा, यहाँ पे देखिए पावर दे दिया आपको 200 मेगावाट, रिलीज एनर्जी पर फ्यूजन इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड आउट फ्यूजन रेट एंड मास कंजम्पशन रेट। अच्छा, रिलीज एनर्जी दे दिया 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको याद आ रहा है पिछले वाला केस है, वहां पावर 1 किलोवाट में कितना होता था फ्यूजन रेट, 3.1 इंटू 10⁻13 फ्यूजन पर सेकेंड। यहाँ पावर दिया है 200 मेगावाट, पहले इसको आप किलोवाट में कन्वर्ट करिए। तो 1 मेगावाट होता है 10⁻3 किलोवाट, 200 मेगावाट कितना हो गया 200 इंटू 10⁻3 किलोवाट। और 1 किलोवाट में फ्यूजन रेट कितना होता था 3.1 इंटू 10⁻13 फ्यूजन रेट, फ्यूजन पर सेकेंड। तो इतना किलोवाट में कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो देखिए आंसर आ गया। अच्छा, मास कंजम्पशन रेट अगर 1 किलोवाट होता था तो मास कंजम्पशन रेट कितना होता था 12 इंटू 10⁻−12 kg पर सेकेंड। अब कितना वाट है 200 10⁻3 किलोवाट है, तो 200 इंटू 10⁻3 किलोवाट में कितना होगा 200 इंटू 10⁻3 इंटू 12 इंटू 10⁻−12, तो इतना मास कंजम्पशन रेट है, बात खत्म। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था वो टेबल। अब क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कभी एक केमिकल रिएक्शन हुआ और आपसे पूछता है कि रिलीज्ड एनर्जी बताइए इसमें से। जैसे ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो रिलीज एनर्जी बताइए। तो अगर इन दोनों का मास गिवन है तो हम एनर्जी रिलीज लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C²। और अगर मास EMU में दे दे तो 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रेस्ट मास एनर्जी गिवन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तब हम एनर्जी रिलीज निकालेंगे रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी गिवन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो देखिए एनर्जी रिलीज निकालेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिलीज्ड। डन।